नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं अंकित कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने जेएचपी कोचिंग में। और आज मैं फिर लेकर के आया हूं आपके लिए जो सेट नंबर 1 चल रहा था उसका पार्ट नंबर तीसरा है। ठीक है, जो पार्ट नंबर दूसरा था उसमें वहां से पार्ट नंबर दूसरे में हमने जो है क्वेश्चन 5 का जो दूसरा था यहाँ तक हमने करा दिया था। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे 5 का ख से। 5 का ख का पहला क्या कह रहा है, चलते हैं बिना ही देरी किए हम अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, 5 का ख का पहला क्वेश्चन कह रहा है 2A एरो उत्पाद अभिक्रिया में ए की सांद्रता 10 मिनट में 0.5 मोल लीटर इनवर्स से घटकर 0.4 मोल लीटर इनवर्स रह जाती है। यही कह रहा है ना। फिर कह रहा है इस समय अंतराल के लिए अभिक्रिया के वेग की गणना कीजिए। तो हमें कह रहा है हमसे कि अभिक्रिया के वेग की गणना करना है। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर हमारे पास क्या है कि 10 मिनट में जो सांद्रता है ना, इतने से घटकर इतनी रह गई है। यानी कि मतलब पहला जो T1 है, T1 का मान कितना होगा, 0 मिनट। कितना होगा, 0 मिनट। और जब यानी कि मतलब 10 मिनट लग गया है, जब 10 मिनट लगे, शुरुआत की सांद्रता कितनी है हमारे पास है, यहाँ पर इतनी है, यानी कि मतलब 0.5 मोल लीटर इनवर्स है। और जब 10 मिनट हो गया ना, जब 10 मिनट लग गया है, यानी T2 10 मिनट, तो हमारे पास सांद्रता यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो गई, कितनी घट गई है, यानी 0.4 मोल लीटर इनवर्स घट गई है, यानी रह गई है। ठीक है ना, इतनी हमारे पास रह गई है, घटकर कितनी रह गई है, इतनी। ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमसे कह रहा है अभिक्रिया का वेग ज्ञात कीजिए। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, हमारे पास शुरुआत का टाइम तो 0 है, फिर इसका दूसरा टाइम यानी 10 मिनट, हमारे T2 का मान कितना है, 10 मिनट है। सांद्रता यानी कि मतलब पहले इतनी थी, फिर इसके बाद घट कर कितनी रह गई, इतनी रह गई। C1 का मान ये हो गया, C2 का मान ये हो गया। तो अभिक्रिया का वेग बराबर होता है -1/2, यानी कि -1/2। अभिकारक के लिए जो हमारे पास अभिक्रिया का वेग निकाला जाता है जब, तो हमारे पास क्या होता है, माइनस चिन्ह आता है। ये ध्यान रखिएगा। उत्पाद के लिए यहाँ पर प्लस चिन्ह। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, 1/2 होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या है, 2 है। 2A एरो उत्पाद है ना, ये जो हमारे पास ये गुणांक होता है, ये गुणांक को हमेशा नीचे लिखा जाता है। अगर यहाँ पर कोई गुणांक नहीं होता तो यहाँ पर 2 भी नहीं होता, जो 1/2 मैंने लिख दिया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 1/2 करोगे, यहाँ 3 है तो 1/3 करोगे, 4 है तो यहाँ 1/4 करोगे। ये जो गुणांक होता है वो हमेशा नीचे रखा जाता है, और माइनस चिन्ह तो रखोगे ही रखो, क्योंकि अभिकारक का वेग निकालना है अभिक्रिया के। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, सूत्र C2 - C1 बटे T2 - T1 ये होता है, यानी कि मैं दूसरे में पहला घटा देना है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, -1/2 हो गया, C2 का मान कितना है, इतना है, और T2 का मान यानी C1 का मान कितना है, यहाँ पर 0.5, और T2 का मान है 10, और T1 का मान है 0। यहाँ पर आप रखोगे, यहाँ पर दोनों में घटा दोगे प्रिय विद्यार्थी, 0.1 बचेगा, लेकिन माइनस का, क्योंकि ये बड़ा है। ठीक है ना, -0.1 बचेगा, बटे क्या है, 10 हो जाएगा। ठीक है ना, ये कितना बचेगा, 10 बचेगा। और यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, और 1 गुणे हम करें उतना ही आ जाएगा, यानी 0.1 ही आएगा। 10 दूना 20 हो जाएगा। जब भाग लगाओगे प्रिय विद्यार्थियों तो आंसर आएगा 5 गुणे 10 के पावर -3, यानी कि मतलब मोलर यानी बड़ा वाला M है, कैपिटल M, मोलर मिनट इनवर्स। ये आ गया हमारा क्या आंसर, अभिक्रिया का वेग इतना ही निकल के आएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, 5 का खा का दूसरा कह रहा विभेद कीजिए। x में है अभिक्रिया की कोटि और आणविकता, y में है औसत और ताक्षणिक वेग। यही कह रहा ना। तो सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे, अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की आणविकता। तो देखिए अभिक्रिया की कोटि होती क्या है, तो इसको ज़्यादातर के हम एग्जाम्पल समझेंगे अच्छी तरह से। सबसे पहले यहाँ पर क्या है, परिभाषा है ये अभिक्रिया की कोटि की, कि वेग समीकरण में अभिकारकों की सांद्रता की घातों का योग क्या कहलाता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। यानी कि मतलब वेग समीकरण कैसा होता है, मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पर एक वेग समीकरण ये है, यानी वेग बराबर के क्या है, वेग स्थिरांक है। ये अभिकारक 1 की सांद्रता की घात 1 है, अभिकारक B की सांद्रता की घात 2 है। यानी घात कितनी भी आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप 1/2 रख सकते हो या -1 रख सकते हो, यानी कुछ भी यहाँ पर रख सकते हो, प्लस माइनस में या बटे में। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर भी। तो यहाँ पर क्या होता है, अभिक्रिया की कोटि कहते किसे हैं,
यानी अभिकारकों की सांद्रता की घात, अभिकारकों की जो सांद्रता है ना, ये अभिकारक ए की सांद्रता की घात 1 है, ये अभिकारक बी की सांद्रता की घात 2 है ना। यहाँ पर आप क्या करिएगा, अभिकारकों की सांद्रता की घातों का क्या कर दीजिएगा, योग कर दीजिएगा। अभिकारकों की सांद्रता की घातों का योग क्या कहलाता है, अभिक्रिया कोटि। तो 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा अभिक्रिया की कोटि। ठीक है, इसके बाद देखिए अभिक्रिया की आणविकता, यानी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या क्या कहलाती है, अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल है, मान लीजिए हमारे पास N2 + 3H2 एरो 2NH3 है। तो यहाँ पर अगर आपसे कोई कहता है अभिक्रिया की आणविकता बताइए, तो अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है, यानी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक, यहाँ पर अभिकारक एक हमारे पास N2 है और एक H2 है, ये क्या है, अभिकारक है। अभिकारक अणुओं की संख्या, अभिकारक अणुओं की संख्या यहाँ पर यानी कि मतलब N2 के 1 मोल है, यहाँ पर H2 के 3 मोल हैं, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो अभिक्रिया की आणविकता कितनी निकल के आ जाएगी, 4 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ H2 के 3 मोल है, यहाँ पर 1 है, क्योंकि यही तो लिखा है अभिकारक अणुओं की संख्या। अणुओं की संख्या कितनी, यहाँ पर 3 है, इसकी H2 के यहाँ पर 1 है, तो 3 1 4 हो जाएगी आणविकता। यही है प्रिय विद्यार्थियों आपका अंतर, यानी अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में। इसके बाद देखिए औसत वेग के बारे में जान लीजिएगा, यहाँ पर औसत वेग और तात्क्षणिक वेग। तो देखिए औसत वेग क्या होता है, लंबे समय अंतराल में हुए अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं, औसत वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, औसत वेग कहते हैं। औसत वेग बराबर होता है प्लस माइनस डेल्टा और कोष्टक में R बटे डेल्टा T। ये होता है क्या, औसत वेग का सूत्र। R क्या है यहाँ पर, रिएक्टेंट यानी अभिकारक, ये ध्यान दीजिएगा, ये होता है सूत्र औसत वेग निकालने का। ठीक है, ये डेल्टा किसको दिखाता है, परिवर्तन को दिखाता है, ये ध्यान रखिएगा। और तात्क्षणिक वेग यानी सूक्ष्म समय अंतराल, यहाँ पर लंबे समय अंतराल है, यहाँ पर सूक्ष्म में थोड़ा, ठीक है ना, यानी कि मतलब सूक्ष्म समय अंतराल में हुए अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं, तात्क्षणिक वेग कहते हैं। सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पर लंबे समय अंतराल है, यहाँ पर सूक्ष्म समय अंतराल रहेगा, ठीक है ना, थोड़ा समय। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर डी डेल्टा है, यहाँ पर डी रहेगा, ठीक है, तात्क्षणिक वेग के लिए डी इस्तेमाल किया जाता है। तो प्लस माइनस डी और रिएक्टेंट की सांद्रता बटे डी टी, ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा इसका तात्क्षणिक वेग का सूत्र, यानी डी टी है ये। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्रिय विद्यार्थियों 5 का गा का पहला कह रहा है कि निम्नलिखित संकुलों के आयुपेशी नाम लिखिए। यही कह रहा ना, एक्स में हमारे पास एक ये सूत्र दिया है, वाई में ये हमारे पास, ये सभी संकुल यौगिक हैं जिन्हें हम कहते हैं उपसंयोजन यौगिक भी कहते हैं। ये दोनों के दोनों हैं। तो पहले हम इसके बारे में जानेंगे, इसका आयुपेशी नाम क्या होता है। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, आयुपेशी नाम के कुछ बनाने के कुछ रूल होते हैं, उपसंयोजन यौगिक यानी संकुल यौगिकों के बनाने के नियम होते हैं। तो आप नियम पढ़ लीजिएगा। तो पहला नियम ये होता है कि भैया यदि धनायन है तो धनायन का नाम लिखा जाता है, नहीं है तो तुरंत लिगैंड का नाम लिखा जाता है। तो लिगैंड कौन है, हमारे पास एक NH3 है और एक Cl है। ये जो हमारे पास होता है ये केंद्रीय धातु परमाणु होता है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर भी ये केंद्रीय धातु परमाणु है। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले लिगैंडों का नाम। तो लेकिन लिगैंड हमारे पास 2 हैं, एक को कहते हैं एमीन और एक को कहते हैं क्लोरो। तो सबसे पहले एमीन ए आएगा, क्लोरो सी बाद में आएगा। तो सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास कितने एमीन है, 5। तो पेंटा एमीन, इसके बाद Cl है तो क्लोरो। इसके बाद तुरंत इनका नाम लिखने के बाद कोबाल्ट का नाम लिखा जाए, केंद्रीय धातु परमाणु। लिगैंड का नाम लिखने के तुरंत बाद किसका नाम लिखा जाता है, यानी केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय धातु परमाणु कौन है, कोबाल्ट। तो आप लिखिएगा कोबाल्ट। इसके बाद तुरंत इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं, ध्यान रखिएगा। यानी केंद्रीय धातु परमाणु को नाम लिखने के बाद तुरंत इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखी जाती है। तो कितनी निकल के आएगी, यहाँ पर अमोनिया का होता है 0 और क्लोरीन का -1 और यहाँ पर -2 हो जाएगा, क्योंकि 2 क्लोरीन है यहाँ। तो -2 और -1 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब बराबर के वहाँ जाएगा तो +3 पहुँचकर आ जाएगा हमारे पास ऑक्सीकरण संख्या इसकी, ठीक है ना। आप निकाल लीजिएगा, निकालना आपने सीख लिया होगा कक्षा 11 में। तो कितनी निकल के आएगी, 3 निकल कर आ जाएगी। रोमन अंक में लिखना है, ये ध्यान रखिएगा, छोटे कोष्टक में। अगर गलती करोगे नंबर कट जाएंगे। और लास्ट में क्या लिखना है, Cl है तो क्लोराइड। रेडायन का नाम वही लिखा जाएगा जो इसका नाम होता है। क्लोरीन है तो क्लोराइड लिखोगे। इसके बाद इसके आयुपेशी नाम बनाते हैं, निकेटू कोष्टक में निकिल Cn का होल 4।
ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले यदि धनायन है तो धनायन का नाम लिखेंगे, धनायन क्या है पोटेशियम, तो आप पोटेशियम लिखिएगा। इसके बाद तुरंत लिगैंड का नाम, कितने लिगैंड है, यानी 4 साइनाइड है ना ये, तो टेट्रासाइनो, क्या लिखोगे, टेट्रासाइनो, क्योंकि 4 को टेट्रा बोला जाता है, टेट्रा यानी टेट्रासाइनो हो गया। इसके बाद तुरंत निकिल लिखोगे, यानी निकिल तो लिखोगे लेकिन गलत हो जाए, क्यों, क्योंकि यहाँ धनायन है। यदि धनायन है तो तुरंत इसके नाम के बाद तुरंत नाम के यानी आगे क्या लगाओगे, एट लगाओगे, निकिल है तो निकिलेट हो जाएगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। और फिर तुरंत क्या, ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है ना, यहाँ पर यानी पोटेशियम के +1 होती है संयोजकता, यानी कि मतलब तो कितना 2 हो जाएगा प्लस का, साइनाइड का होती है -1 है, तो क्या 4 -4 हो जाएगा और घट जाएगा यानी +2, और -4 जब घाटोगे -2 बचेगा, बराबर को आ जाएगा, कितना आ जाएगा, +2 निकल के आ जाएगी इसकी संयोजकता सॉरी ऑक्सीकरण संख्या, किसकी, निकिल की 2 आ जाएगी निकल के, ठीक है। इसके बाद देखिए कि प्रिय विद्यार्थियों अगला हमसे कह रहा है इसी में दूसरा नंबर 5 का गा का दूसरा कि भैया निम्नलिखित संकुलों में केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण अवस्थाएं डी कक्षकों का अधिग्रहण एवं उपसय संयोजन संख्या बताइए। हमसे उपसय संयोजन संख्या के बारे में पूछ रहा है और ऑक्सीकरण संख्या के बारे में पूछ रहा है, ठीक है ना। देखिए प्रिय विद्यार्थियों हमें निकालना है सबसे पहले इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालना है और उपसय संयोजन संख्या। तो ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं, जिसकी निकालनी होती है उसकी जगह में x मान लेते हैं या y मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हो आप। तो देखिए पोटेशियम की +1 संयोजकता होती है 1, 3 पोटेशियम गुणे 3 करोगे प्लस इसकी निकालना, इसकी जगह x मानोगे प्लस C2O4 ये हमारे पास इसकी -2 होती है, कितनी होती है, -2 होती है, ठीक है ना। तो -2 गुणे 3, क्योंकि 3 है ना बराबर 0 करोगे। इसके बाद देखिए प्रिय विद्यार्थियों जब आप इसे हल करोगे तो हल करने के बाद कितना आ जाएगा, +3 निकल के आ जाएगा, क्योंकि हल करना तो आप जानते ही हो, कितना निकल के आ जाएगा, ऑक्सीकरण संख्या +3 आ जाएगी, किसकी, कोबाल्ट की, और इसी की यानी कि मतलब उपसय संयोजन संख्या भी निकालना है। तो देखिए उपसय संयोजन संख्या कैसे निकालोगे, यानी CN नंबर जैसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। ये हमारे पास द्विदंती लिगैंड है, लिगैंड कितना दंती है, 2 दंती लिगैंड होता है, तो 2 गुणे कितने हैं, यहाँ पर 3 लिखा है तो 3 का गुणा करा दोगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा आपका 6, यानी CN नंबर। ये ध्यान रखिए कोऑर्डिनेशन नंबर यानी CN नंबर जिसे कहते हैं उपसय संयोजन संख्या, तो शॉर्टकट में CN नंबर लिख दिया गया यहाँ पर। तो देखिए अब इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर इसका, तो ये हमारे पास है, अब यहाँ पर Mn की निकालना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि Mn की ही निकाल यानी कि मतलब केंद्रीय धातु परमाणु की ही निकाला जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, जिसकी निकालनी होती है उसकी जगह आप x मानिएगा, यहाँ पर x प्लस H2O की होती है 0, क्योंकि ये उदासीन है, ये भी उदासीन होता है अमोनिया, उसकी भी 0 होती है, ध्यान रखिएगा। और 0 गुणे कितना है 6 प्लस सल्फेट की -2 होती है बराबर 0, जब आप हल करोगे तो कितना आ जाएगा, +2 ऑक्सीकरण संख्या निकल कर आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद देखिए कि प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर देखना है हमें उपसय संयोजन संख्या, तो H2O जो होता है एक दंती लिगैंड होता है, तो ये 1 गुणे कितने H2O 6 हैं, तो यहाँ पर 6 कम 6, तो CN नंबर कितना निकल के आ जाएगा, 6 आ जाएगा। जब आपको एक दंती 2 दंती लिगैंड का ज्ञान होगा तभी आप उपसय संयोजन संख्या निकाल सकते हो, अन्यथा आप नहीं निकाल पाओगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्रिय विद्यार्थियों 5 का घ कह रहा है DNA एवं RNA में महत्वपूर्ण संरचनात्मक एवं क्रियात्मक अंतर लिखिए। तो देखिए यहाँ पर आपको एक तरफ DNA एक तरफ RNA लिख लेना है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या रहेगा, यह 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइडों का बना होता है। ये जो DNA होता है ये कितने पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना होता है, 2 का, ठीक है। जबकि ये जो RNA है ये 1 पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना होता है, कौन, RNA। और इसमें दूसरा पॉइंट है, इसमें डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है, किसमें, DNA में कौन सा शर्करा होती है, डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है। 1 नंबर में पूछा भी जाता है कि DNA में कौन सी शर्करा होती है, तो आप बताइएगा डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है, जबकि RNA में राइबोज शर्करा होती है। अगर DNA है तो डीऑक्सीराइबोज, अगर RNA है तो राइबोज, ठीक है। इसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट कह रहा है यह आनुवांशिक पदार्थ होता है, कौन, DNA, यानी कि मतलब ये हमारे पास आनुवांशिक पदार्थ होता है जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम करता है, जबकि यह जो होता है आनुवांशिक पदार्थ नहीं होता है, कौन, यानी RNA। जबकि चौथा पॉइंट है यहाँ पर DNA में यह केंद्रक में पाया जाता है, ये कहाँ पर पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है, जबकि यह हमारे पास RNA है, यह राइबोज यानी राइबोसोम में पाया जाता है, कौन, RNA। राइबोसोम
राइबोसोम के साथ साथ न्यूक्लियस में भी पाया जाता है आरएनए, ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आप न्यूक्लियस भी लिख सकते हैं, राइबोसोम भी लिख सकते हैं, दोनों भी आप लिख सकते हैं। ये राइबोसोम में पाया जाता है। ये 5वां पॉइंट है, इसमें एटीजीसी क्षारक पाए जाते हैं। ए का मतलब एडिनिन, टी का मतलब है थाइमिन, जी का मतलब है ग्वानिन, सी का मतलब होता है साइटोसिन, ठीक है। जबकि इसमें AUGC क्षारक पाए जाते हैं। ए का मतलब एडिनिन, यू का मतलब यूरेसिल, जी का मतलब ग्वानिन, सी का मतलब साइटोसिन, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया प्रिय विद्यार्थियों अंतर। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, 6 का क्या कह रहा है, निम्नलिखित का संरचनात्मक सूत्र तथा आयुपेशी नाम लिखिए। पहला है द्वितीयक ब्यूटिल क्लोराइड, दूसरा आइसोपेंटिल ब्रोमाइड, तीसरा तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड, चौथा है आइसोब्यूटिल क्लोराइड और पांचवा नियोपेंटिल क्लोराइड, ठीक है। तो पहला हमारे पास है यहाँ पर द्वितीयक ब्यूटिल क्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ पर जब इसका सबसे पहले संरचना सूत्र लिखेंगे, संरचना सूत्र क्या होता है, वो होता है CH3 CH2 CH Cl और यहाँ पर CH3, ये होता है हमारे पास इसका संरचना सूत्र। आयुपीएसी नाम लिखेगा तो लंबी चेन चुना जाता है, पहला नियम होता है। तो 1 2 3 4 कार्बन की लंबी चेन यही है। तो 2 नंबर में क्या है क्लोरो, तो लिखिएगा 2 क्लोरो। 4 कार्बन की चेन है तो लिखोगे ब्यूटेन, क्योंकि सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो इसीलिए एन आएगा ब्यूटेन। इसके बाद देखिए कि दूसरा है आइसोपेंटिल ब्रोमाइड, तो इसका संरचना सूत्र होता है CH3CH, ऊपर लगा दीजिएगा CH3, फिर CH2, फिर CH2, फिर Br। यहाँ पर देखिए अब इसका IUPAC नाम लिखना है तो लंबी चेन चुनिएगा कार्बन की, ये है कार्बन की लंबी चेन 1 2 3 4। तो देखिए 1 नंबर में क्या है ब्रोमो है तो 1 ब्रोमो, और 3 नंबर पे क्या है मेथिल है तो 3 मेथिल। 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूटेन, क्योंकि हर जगह सिंगल बॉन्ड है। इसके बाद देखिए प्रिय विद्यार्थियों, अगला हमारे पास है यहाँ पर तीसरा नंबर तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। तो देखिए इसका सूत्र होता है संरचना सूत्र CH3C, फिर CH3, फिर CH3Cl, ये होता है हमारे पास इसका संरचना सूत्र। IUPAC नाम लिखेगा तो कार्बन की लंबी चेन ये 1 2 3। तो 2 नंबर में क्या है क्लोरो है, 2 नंबर में क्या है मेथिल है, तो फिर इसके बाद 3 कार्बन की चेन है तो प्रोपेन हो जाएगा इसका नाम, ठीक है। इसके बाद देखिएगा चौथा नंबर है आइसोब्यूटिल क्लोराइड। तो आइसोब्यूटिल क्लोराइड है तो इसका संरचना सूत्र क्या है CH3CH और CH3 फिर CH2Cl, ये है इसका संरचना सूत्र। फिर देखिए यहाँ पर इसके बाद आपको क्या करना है, IUPAC नाम लिखना है। जब इसका IUPAC आप नाम लिखिएगा तो क्या है 1 नंबर में क्लोरो तो 1 क्लोरो, फिर इसके बाद 2 नंबर क्या है मेथिल है तो 2 मेथिल, फिर क्या हो जाएगा प्रोपेन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिएगा 5वां नंबर कह रहा है नियोपेंटिल क्लोराइड। तो नियोपेंटिल क्लोराइड कह रहा है ना, तो यहाँ पर 1 कार्बन है और इसके अगल बगल क्या करना है, यानी 4 कार्बन लगा देना है। इसके बाद किसी एक कार्बन पर Cl लगा देना, यहाँ पर हमने यहाँ पर लगा दिया Cl, तो ये क्या हो जाएगा नियोपेंटिल क्लोराइड हो जाएगा। IUPAC नाम लिखेगा तो 1 क्लोरो हो जाएगा और 2 डाई मेथिल प्रोपेन इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, 6 का क्या कह रहा है, 6 का क्या अथवा है कि निम्न को स्पष्ट कीजिए। पहला है हैलो एल्केन नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं, जबकि हैलो एरीन इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। हमें समझाना है, यानी कि मतलब कारण बताना क्या है। तो देखिए इसका उत्तर है कि हैलो एरीन की तुलना में क्या होते हैं, ध्रुवीय होते हैं। जो हैलो एल्केन होते हैं वो हैलो एरीन की तुलना में क्या होते हैं, अधिक ध्रुवीय होते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। अतः इनमें कार्बन परमाणु क्या होते हैं, धनावेशित होता है। क्या होता है, कार्बन परमाणु धनावेशित होता है। ध्रुवीय का मतलब होता है एक प्लस में और एक माइनस में टूट जाता है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। फिर वही यहाँ पर लिखा आता है, इनमें क्या होता है कार्बन परमाणु क्या होता है धनावेशित, क्योंकि ध्रुवीय होते हैं कौन, हैलो एल्केन, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, जबकि हैलो एरीन में अनुनाद के कारण किसके कारण, रेजोनेंस यानी अनुनाद के कारण कार्बन पर आवेश अधिक उत्पन्न नहीं हो पाता है। इसी कारण क्या होते हैं, हैलो एरीन इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। यही इसका क्या है, कारण है, ठीक है। कि उस पर क्या है, अधिक आवेश नहीं उत्पन्न हो पाता ना कार्बन पर, इसीलिए ये यानी कि मतलब हैलो एरीन इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। जबकि हैलो एल्केन जो है यानी कि मतलब
मतलब नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया देते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका कारण है कि वो ध्रुवीय होते हैं। कौन होते हैं, हैलोएल्केन यानी ध्रुवीय होते हैं, एक प्लस और एक माइनस। कार्बन पर क्या होता है, धनावेश होता है ज़्यादा से ज़्यादा। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर इसका दूसरा कह रहा है इसी का कि भैया जो हमारे पास है कह रहा है कि क्लोरोफार्म का हाइड्रोजन परमाणु अम्लीय प्रकृति का होता है। हमें इसको समझाना है। देखिए आपको क्या करना है, लिखना है क्लोरीन के -I प्रभाव के कारण, क्लोरीन के -I प्रभाव के कारण इससे जुड़े कार्बन पर आंशिक धनावेश आ जाता है, जिससे CHCl3 क्लोरोफार्म में से H+ का निकलना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। इसीलिए CHCl3 का H परमाणु अम्लीय प्रकृति का होता है। यानी ये पूरी की पूरी जो रामायण है यहाँ पर आपको समझ में आएगी। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर ये क्लोरोफार्म का सूत्र है, यानी CH और ये Cl3 है 3, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो हमारे पास क्लोरीन होती है, क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता जो होती है वो कार्बन से ज़्यादा होती है। किसकी, क्लोरीन की। नहीं, इलेक्ट्रॉन की खींचने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन खींचने की जो क्षमता है किसके पास ज़्यादा होती है, क्लोरीन के पास होती है। और किसके, यानी किससे, यानी इससे ज़्यादा होती है इनकी, ठीक है ना, कार्बन से। तो क्लोरीन क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने लगेंगी क्लोरीन, ठीक है ना। तो जब ये क्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहाँ पर ऐसा चिन्ह बना देना, ठीक है। जब क्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा कार्बन से, तो इस पर पार्शली नेगेटिव चार्ज आएगा, यानी थोड़ा बहुत यहाँ पर कैसा चार्ज आ जाएगा, माइनस। इसी प्रकार इसमें भी, इसमें भी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कार्बन के पास जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ये खींचने लगेंगे तो कार्बन के पास क्या है, पार्शली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, थोड़ा बहुत यहाँ पर धन चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो यही कारण है कि यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन एक ही तरफ के लिए जा रहे हैं, यहाँ होगा अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं ना, ठीक है ना, यानी क्लोरीन की तरफ, माइनस वाले की तरफ, तो इसे कहते हैं I प्रभाव, -I प्रभाव, क्योंकि माइनस वालों की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इसे कहते हैं -I प्रभाव कहते हैं, ठीक है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ की तरफ चले गए तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो कार्बन क्या करेगा, कार्बन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचने लगेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचने लगेगा, तो यहाँ पर H+ आ जाएगा और ये अकेले निकल जाएगा। यही कारण है कि जो क्लोरोफार्म है, क्लोरोफार्म से H परमाणु निकल जाता है H+ के रूप में, जिसके कारण क्या है, हाइड्रोजन परमाणु अम्लीय प्रकृति का होता है, ये दिखाता है, ठीक है ना। इसके बाद हम देखते हैं अगला ये क्वेश्चन हमारे पास जो है, यह भी एक अच्छा क्वेश्चन है। देखिए तीसरा है, पोटेशियम साइनाइड हैलोएल्केन यानी RX से अभिक्रिया कर एल्किल साइनाइड देता है, जबकि सिल्वर साइनाइड मुख्य उत्पाद के रूप में एक आइसोसाइनाइड बनाता है। तो देखिए पोटेशियम साइनाइड यानी हैलोएल्केन से अभिक्रिया करके क्या देता है, एल्किल साइनाइड। तो देखिए हैलोएल्केन यानी RX प्लस पोटेशियम साइनाइड होता है KCN, यानी अभिक्रिया कर क्या देता है, एल्किल साइनाइड, ठीक है। यानी कि मतलब ये प्लस माइनस है, ये इसके पास निकल लेगा, यानी RCN बन जाएगा और KX निकल जाएगा, उसको लिखना कोई ज़रूरी नहीं होता है। तो देखिए जबकि यहाँ पर ये जो हमारे पास है ना, ये सिल्वर साइनाइड यानी AgCN क्या बनाता है, आइसोसाइनाइड, ठीक है ना, यानी RX से क्रिया करके, यानी R यहाँ पर जब इसके पास जाएगा तो NC बनता है, यानी उल्टा काम होता है। तो यहाँ पर यही तो पूछ रहा है, यानी समझाना, स्पष्ट करना है। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, अगर पोटेशियम साइनाइड होगा तो हमारे पास कार्बन जो होता है ना, कार्बन यह इलेक्ट्रॉन देगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दान करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, तो जिस कारण क्या ये जुड़ पाएगा, इससे बॉन्ड बना पाएगा, किससे, यानी कि मतलब हाइड्रोजन कह रहा हूँ, यानी किससे, यानी एल्किल से, किससे, एल्किल से, यानी कि मतलब R से कौन ये बॉन्ड बना देगा, नहीं इससे ये बॉन्ड बना ना, तो इलेक्ट्रॉन का दान कर रहा है ये, ठीक है। जबकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नाइट्रोजन दान कर रहा है, कौन, नाइट्रोजन दान कर रहा है, जिस कारण यहाँ पर कैसा बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड आ रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है, कौन, N कर रहा है। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, यही इसका कॉन्सेप्ट है। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि हमारा वीडियो आपको पूरा समझ में आ गया हो तो कृपया करके अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चलते हैं, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।